नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए, कुल 4 वंश हुए, हम उन 4 वंश के बारे में जानकारी ले चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था। जो सल्तनत काली व्यवस्था चलती थी, उस व्यवस्था का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था, इस विषय में आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो ये प्रशासन क्या होता है, इस प्रशासन का शब्द क्या होता है। देखिए, कोई भी राज्य होता है, कोई भी देश होता है, उसको चलाने के लिए कोई नीति नियम होते हैं, कोई एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के अनुसार ही सब काम होते हैं, उस व्यवस्था को ही प्रशासन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो सल्तनत काली प्रशासन था उसमें केंद्र भी था और राज्य भी था। मतलब जैसे आज अपने देश में कैसा एक केंद्र सरकार है, एक अलग अलग फिर राज्य सरकार है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में भी एक मुख्य केंद्र सरकार थी, मतलब केंद्र था, और बाकी के अन्य प्रांत थे या राज्य थे, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे केंद्र के बारे में, ठीक है। तो केंद्र में एक होता था सुल्तान। सबसे मुख्य कौन होता था केंद्र में? सुल्तान होता था। जो सुल्तान थे ना, वो सुल्तान की जो उपाधि थी, जब तुर्की से शासक आए और आके दिल्ली पे शासन करने लगे, तो तुर्की के शासकों ने ही इस सुल्तान उपाधि का प्रारंभ किया था। इस सुल्तान उपाधि की जो प्रारंभ है वो किसने किया? तुर्की के शासकों ने, ठीक है ना। और सबसे पहले ये सुल्तान की उपाधि लेने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी था, ठीक है ना, जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जो सुल्तान था, उस सुल्तान के हाथ में ही केंद्र और राज्य दोनों की संपूर्ण शक्ति होती थी। किसके हाथ में? सुल्तान के हाथ में संपूर्ण शक्ति होती थी, केंद्र और राज्य की। इसके अलावा जो सुल्तान होता था वो सुल्तान न्यायाधीश, राजनीति और मजहब उसके आधिपत्य में होता था, उसके आधिपत्य में होता था। मतलब कि जो भी न्याय व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था का जो मुख्य जो न्यायाधीश होगा वो सुल्तान होगा। जो भी राजनीति हो रही है, भले राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य के साथ जिस प्रकार की भी राजनीति करनी हो, कूटनीति करनी हो, वो सब उसका जो मुख्य होता था वो सुल्तान ही होता था। और जो मजहब होते, जो धर्म होते हैं, उन धर्म भी सुल्तान का अनुसार ही चलता था। कोई सुल्तान हो गया, उसने धर्म के मसले में किस प्रकार का कोई आदेश निकाल दिया तो वो आदेश सबको मानना पड़ता था। जैसे कि बहुत से लोगों ने, मतलब बहुत से शासक आए, उन्होंने जो गैर मुस्लिम थे उन पर टैक्स लगाया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, इसीलिए उन पर टैक्स लगाया। तो इस प्रकार के जो मुस्लिम होते थे उनके लिए भी अलग से कुछ व्यवस्था करते थे। तो जो ये सुल्तान होते थे, इनके पास न्यायाधीश, राजनीति और मजहब इनके आधिपत्य में होता था, ठीक है ना। और जो सुल्तान होते थे, इन सुल्तान के ऊपर भी जो सुल्तान होते थे, उन सुल्तान पर अधिकतर जो प्रभाव होता है ना, वो अधिकतर प्रभाव होता था अमीरों का, जिनको उलेमा वर्ग कहते हैं। जो लोग अमीर होते थे, जो उलेमा वर्ग होते थे, उनका अधिकतर प्रभाव सुल्तान पर होता था। मतलब जैसे अमीर कहेंगे, जैसा उलेमा वर्ग कहेगा, वैसा वैसा सुल्तान करेगा, ठीक है ना। तो सुल्तान की जो शक्तियाँ होती थी उस पर उलेमा वर्ग का अधिकतर प्रभाव होता था। जो अमीर वर्ग था वो 2 वर्गों में बटा हुआ था। पहला, जो तुर्क से अमीर आए थे वो तुर्क वाले, और जो तुर्की अमीर नहीं थे वो अमीर, ठीक है ना। तो जो अमीर वर्ग था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो तुर्क अमीर और एक गैर तुर्क अमीर, ठीक है ना। अभी जो भाई कि सुल्तान पर कितना प्रभाव होगा, ये तो सुल्तान की योग्यता में पता चलेगा। अगर सुल्तान कुछ ज़्यादा अच्छा है, कुछ ज़्यादा योग्यवान सुल्तान है, तो उस पर अमीरों का कम प्रभाव होगा। और सुल्तान कुछ मतलब ठीक है, कम अयोग्य है, लेकिन सुल्तान बन गया है, तो उस पर अमीरों का प्रभाव कम होगा। जैसे कि खिलजी थे, खिलजी पर अमीरों का प्रभाव कम था। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ही अपने हिसाब से सब काम करते थे, वो अधिकतर उनके पास योग्यता, अपनी खुद की योग्यता के हिसाब से ही काम करते थे। लेकिन ऐसे बहुत से शासक हुए जिन पर अमीरों का प्रभाव अधिक था, ठीक है ना। ये तो होगा सुल्तान के बारे में, और सुल्तान पर किस वर्ग का ज़्यादा प्रभाव था वो वाला, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, अभी मेन टॉपिक अपना जो है वो चालू होता है कि प्रशासन कैसे चलता था। तो केंद्र में एक मंत्रिमंडल होता था जिसको
मजलिस ए खलवत कहते थे। आज जैसे मंत्री परिषद होता है ना, उसी प्रकार से उस समय भी मंत्री परिषद होता था जिसको मजलिस ए खलवत कहते थे, ठीक है ना। उसमें भी उसके भी नीचे भाग होते थे, उसके भी अलग अलग भाग होते थे। मुख्यतः जो स्तंभ होते थे उसके 4 स्तंभ होते थे। मजलिस एक खलवत के मुख्यतः 4 स्तंभ होते थे मुख्य। हाँ, इसके अलावा और भी स्तंभ होते थे, कुल 7 या 8 होते थे, लेकिन जो मुख्य है वो 4 होते थे। तो सबसे पहला होता था नजीब, इसके बाद आविजे मुमालिक, इसके बाद दीवान इंसा, इसके बाद दीवान रियासत। तो ये क्या होते थे? 4 स्तंभ होते थे। जो नजीब होता था ये मंत्री परिषद में महत्वपूर्ण होता था। वैसे तो मंत्री परिषद पे सारा जो प्रभाव होता था वो सुल्तान का ही होता था, मतलब सारा जो मंत्री परिषद है वो सुल्तान के अंडर में ही काम करता था, लेकिन फिर भी मंत्री परिषद में अधिकतर प्रभाव नजीब का भी होता था। नजीब कौन होता था? एक प्रधानमंत्री के तौर पे, जैसे आज अपने देश में प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अपना देश लोकतंत्र वाला है, उस समय राजतंत्र चलता था, उस समय राजा का शासन चलता था। अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ नाम के शासक, किंतु वास्तविक शासक कौन है? प्रधानमंत्री है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सुल्तान ही वास्तविक शासक होता था और जो इसके अंडर में काम करने वाले थे वो सुल्तान के अंदर में ही रह के काम करते थे, ठीक है ना। तो नजीब कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था, या गृह मंत्री भी कह लीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है ना। जो नजीब होता था वो दीवान विजावत का मुख्य प्रधान होता था। दीवान विजावत मतलब जो राजस्व विभाग होता है, मैंने पैसा के जो धन वाला विभाग होता है, जहाँ पर टैक्स लेते लोगों के और सारा प्रशासन जिससे चलता है पैसों से, तो उस धन वाले का जो विभाग होता है, जो राजस्व विभाग होता है, उसका प्रमुख होता था कौन? नजीब। और उस धन विभाग को क्या कहते थे? दीवान विजावत कहते थे, ठीक है ना। इस दीवान विजावत में 3 कर्मचारी मुख्य होते थे। पहला मुस्तफोजी, इसके बाद खजीन, इसके बाद मजहमदार। जो मुस्तफोजी होता था उसका मतलब महालेखा परीक्षक होता था। मुस्तफोजी मतलब महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक क्या करता है? वो सारा ध्यान रखता है कि कहाँ कितना पैसा है, कितना गया, उसका सारा लिखा जोखा रखता है। तो वो कौन करता था? महालेखा परीक्षक करता था, जिसको मुस्तफोजी कहते हैं। इसके बाद खजीन होता है, जिसको हम लोग खंजासी कहते हैं। खंजासी मतलब कि भाई लोगों से पैसा लेना है, मतलब टैक्स लेना है, तो किसका कितना आया, कितना बकाया, उसका जो सारा हिसाब किताब है वो कौन रखता था? खंजासी। आज के समय में उसको क्लब कह सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद मजहमदार होता था, जो हिसाब संग्रहता रखता था कि हाँ राज्य में कितना अभी धन पड़ा है, कितना खर्चा हो गया, इस प्रकार का जो हिसाब किताब है वो कौन रखता था? मजहमदार रखता था। तो जो ये 3 कर्मचारी मुख्यतः होते थे दीवान विजावत में, जो राजस्व विभाग में मुख्यतः 3 कर्मचारी होते थे। इसके अलावा जब जलाउद्दीन खिलजी का शासन आया दिल्ली में, तो उन्होंने जलाउद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ नाम की एक और नया विभाग बनाया। कौन से नाम का? दीवान वकूफ नाम का एक नया विभाग बनाया। वो विभाग किस लिए था? ताकि जो भी धन आता है उसके जो दस्तावेज भी तो होते कि किसने कितना दिया, उसको दस्तावेज देना, और मतलब एक तरह से जो डॉक्यूमेंट बना के जो रखने का काम था वो दीवान वकूफ करता था, ठीक है ना। ये किसने किया था? ये जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये नया विभाग बनाया था दीवान वकूफ नाम का। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज बनाया। दीवान मुस्तखराज मतलब कि किसका कितना पैसा बकाया है, उनसे वो पैसा लेना के लिए एक नया विभाग ही बना दिया कि हाँ इसका इतना पैसा बकाया है, तो ये विभाग उससे पैसा बकाया जितना भी उधार पैसा है वो लेगा। तो उधार पैसे लेने का काम कौन करता था? दीवान मुस्तखराज बकाया पैसा लेने का काम करता था, और ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद मोहम्मद तुगलक का, तुगलक वंश के जो शासक हुए, मोहम्मद तुगलक का शासनकाल आया, तो उन्होंने दीवान अमीर को ही एक नया विभाग बनाया। ये विभाग क्या करता था कि अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाता था, मतलब जितनी जमीन थी उस जमीन को अधिकतम कृषि करने के लिए भूमि बनाता था। उससे क्या होता था कि जो कृषि भूमि योग्य होगी उसमें कृषि में धान उगेगा, अनाज उगेगा, तो वो टैक्स के रूप में सरकार के पास आएगा, राजा के पास आएगा। तो अपना
राजस्व बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम किया। किसने किया, मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है ना। तो ये तो हमने नजीब पढ़ लिया, प्रधानमंत्री। इसके बाद दूसरा स्तंभ था आविजो मुमालिक। जो आविजो मुमालिक है वो क्या होता था, सैन्य विभाग का प्रधान होता था। जो सेना का जो प्रधान होता था वो कौन सा होता था, आविजो मुमालिक विभाग। इसके बाद दीवान इंसा। दीवान इंसा क्या करता था, पत्र व्यवहार प्रधान होता था। आज तो पत्र व्यवहार का इतना चलन है नहीं, क्योंकि तो ईमेल आ गया है, फ़ोन आ गया है, मोबाइल आ गया, तो ये। लेकिन पहले ज़माने में एक राज्य से दूसरे राज्य को, या एक प्रांत से केंद्र तक, या राज्य से केंद्र तक बात करनी है, कुछ भी संदेश पहुंचाना है, तो उसके लिए एक अलग से विभाग ही बना दिया गया था, दीवान इंसा। वो क्या करता था, राजा का समाचार लेके वहाँ पे जाता था, राज्य के पास जाता था, राज्य का समाचार लेके यहाँ पे आता था, या दूसरे देशों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए, बातचीत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। सोचिए आज के ज़माने में मोबाइल नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता है ना, बातचीत करने के लिए वही हमें पुराने पैतवा जमाना पड़ता, ठीक है। इसके बाद है दीवाने विसालत। दीवाने विसालत का क्या करता था, विदेशी वार्ता। आज के समय में जो विदेश मंत्रालय है, एक तरह से वही है दीवाने विसालत। ये क्या करता था, विदेशी अलग अलग जो देश होते थे उनसे बातचीत करता था, कूटनीति, देशों के बीच कूटनीति बनाता था। इस प्रकार की जो बातचीत है वो कौन करता था, दीवाने विसालत, ठीक है ना। ये मल्ली से खलवत के मुख्य 4 स्तंभ थे, लेकिन सिर्फ 4 ही नहीं थे, और भी स्तंभ थे। कौन से स्तंभ थे, पहला था, इसके बाद का स्तंभ कौन सा था, सद्व उस सुदव। क्या, सद्व उस सुदव। ये क्या करता था, एक धर्म विभाग का प्रधान होता था, और इसके लिए एक अलग से कोष बनाया जाता था जिसमें जकात का धन आता था। देखिए, मुस्लिम धर्म में एक मान्यता होती है कि जितना कमाते हो उसका कुछ हिस्सा जकात के रूप में दान देना पड़ता है। जकात मतलब दान धर्म करने के लिए जो पैसा देते हैं उसको जकात कहते हैं। तो उन पैसों को लेने के लिए एक अलग से ही विभाग बना दिया था जिसको धर्म विभाग कहते थे, और उसका प्रधान कौन होता था, सद्व उस सुदूर। ये उसका प्रधान होता था या विभाग होता था, ठीक है ना। इसके बाद काजी उल कुजात एक विभाग होता था। ये विभाग क्या होता था, न्याय विभाग का प्रधान होता था। मतलब जो न्यायिक विभाग है, न्याय देने का काम, कोई केस आ गया उस केस पर फैसला सुनने का काम कौन करता था, काजी उल कुजात। किंतु अंततः जो शासन था, अंततः जो इस पर आधिपत्य था वो सुल्तान का ही रहता था। अंत में जो मुख्य, जो लास्ट में जो आता था, सुल्तान ही आता था। सुल्तान जैसा कहेगा वैसा उनको करना ही पड़ेगा, ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। इसके बाद क्या था, बविद ए मुनालिक। ये सूचना विभाग का था, मतलब गुप्तचर विभाग, कि भाई राज्य में क्या हो रहा है, अलग राज्य कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी लाके चुपके से राजा को देने का काम कौन सा विभाग करता था, बविद मुनालिक विभाग करता था, ठीक है ना। तो ये हमने कुल मजलिस एक खलवत के विभाग पढ़ लिए, कुल 7 विभाग है। मुझे पता है आपको, ये देखिए सिंपल सा समझिए, इतना पहले रहने दीजिए, ये अगर नहीं पढ़ेंगे इतना तो भी चलेगा, बस इतना समझिए कि मजलिस एक खलवत के मुख्यतः 4 विभाग थे। पहला था जजीर, जो प्रधानमंत्री की हैसियत का होता था और राजस्व विभाग को संभालता था। इसके बाद होता था आविजो मुमालिक, जो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। इसके बाद होता था दीवान इंसा, जो पत्र व्यवहार का प्रधान होता था। इसके बाद होता था दीवान वियासलत, जो विदेशी वार्ता का प्रधान होता था। इसके बाद सद्व उस सुदूर, जो धर्म विभाग का प्रधान होता था, जकात लेने का काम करता था, उसके लिए अलग से कोष ही बना दिया था। इसके बाद होता था काजी उल कुजात, जो न्यायिक विभाग का प्रधान होता था। इसके बाद होता था बविद ए मुनालिक, जो सूचना विभाग का प्रधान होता था। तो आप उसको आसान भाषा में समझिए, अगर इतना नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, किंतु आपके बुक में दिया था तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। अभी देखते हैं, ये तो भाई प्रशासनिक व्यवस्था कैसे प्रशासन चलेगा, मंत्री परिषद कैसा होता था। अभी डेली राजा का दरबार सजता था, राजा का जो था वो दरबार लगता था, तो उस दरबार के अंदर क्या क्या होता था वो भी एक बार देख लेते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किंतु आपकी बुक में दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं, क्या जाता है पढ़ने में। देखिए दरबार या उसके राजमहल के लीजिए, उसमें क्या होता था, तो एक उसमें कुल 6 कर्मचारी होते थे। कितने कर्मचारी होते थे उसमें, मुख्यतः 6 कर्मचारी होते थे। पहले होते थे वकील ए दर या वकील ए दर, ठीक है ना।
वकील दब क्या करते थे, जो सुल्तान होता था उसकी व्यक्तिगत सेवा करते थे। सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवा है वो कौन करते थे, वकील एदब। आज के ज़माने में उसको पर्सनल असिस्टेंट बोल सकते हैं। जैसे पर्सनल असिस्टेंट अपने बॉस के सारे कामकाज कैसे संभालता है, उसी प्रकार से जो ये वकील एदब होता था, ये सुल्तान के सारे व्यक्तिगत सेवा उसकी करता, सारे कामकाज को वो ध्यान में रखता था। ठीक है ना। ये जो दरबार का है इसमें मुख्यतः सब राजा के रिलेटेड में, सुल्तान के रिलेटेड ही कामकाज है, सारा जो है वो सुल्तान के पर्सनल कामकाज ही आ जाते हैं। इसके बाद है बाबक। बाबक क्या करता था, दरबार की शान शौकत और रस्मों का ध्यान रखता था कि दरबार की शान शौकत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दरबार में जो अलग अलग रस्में होती है उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान कौन रखता था, बाबक रखता था। इसके बाद तीसरा एक कर्मचारी होता था अमीज ए हाजिब। अमीज ए हाजिब क्या करता था, वो उसको जांच पड़ताल करने का काम करता था। सुल्तान से जो मिलने आ रहा है, जो व्यक्ति मिलने जाएगा सुल्तान से, उसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा कि भाई व्यक्ति को हथियार तो लेके नहीं जा रहा है, सुल्तान को कोई प्रकार कोई खतरा तो पहुंचाने नहीं जा रहा है, नुकसान तो पहुंचाने नहीं जा रहा है। तो सुल्तान से मिलने जो व्यक्ति जाता था उसकी पहले अच्छे से जांच पड़ताल करने का काम कौन करता था, अमीज ए हाजिब। और अमीज ए हाजिब इसके अलावा एक और काम करता था, वो क्या था, जितने भी दरबारी होते थे, दरबार है तो उसमें दरबारी होंगे, मतलब वो खड़े लेके होते हैं ना, खड़े होके लेके होते, अपनी टीम में देखा होगा जो दरबारी होते थे, एक तरफ से रक्षक कह सकते हो या आज के ज़माने में कहते वॉचमैन कह लीजिए। तो जो दरबारी होते थे उन दरबारी अच्छे से सबके साथ पेश आए, वो शिष्टाचार रखे दरबारी, उन दरबारी मतलब सबके साथ अच्छे से पेश आए। अगर कोई पेश नहीं आया तो इसकी सज़ा किसको मिलेगी, इसका जो उत्तराधिकारी है उसको मिलेगी। तो अमीज ए हाजिब की जिम्मेदारी थी कि दरबारी सभी जितने दरबारी सब अच्छे से लोगों के सामने पेश आए, शिष्टाचार से पेश आए, इसकी जिम्मेदारी किसके सामने थी, दरबार अमीज ए हाजिब के सामने। ठीक है ना। इसके बाद एक चौथा कर्मचारी था अमीर ए शिकार। ये क्या करता था, सुल्तान को शिकार पे जाना है उसकी शिकार की व्यवस्था करता था। कौन, अमीर ए शिकार। तो सुल्तान के लिए शिकार की व्यवस्था कौन करता था, अमीर ए शिकार। इसके बाद पांचवा कर्मचारी था अमीर मजलिस। अमीर मजलिस क्या करता था, शाही उत्सवों का आयोजन करता था और दावतों का प्रबंधन करता था कि राज्य में खुशी का माहौल है, कोई बात नहीं आज दावत हो जाएगी, आज राज्य में ये हुआ, कोई बात नहीं आज शाही दावत होगी या शाही उत्सव होगा, कोई नया फेस्टिवल है शाही उत्सव होगा। तो इस प्रकार जो है अमीर मजलिस शाही उत्सवों की दावत और उसका प्रबंध करने का काम करता था। इसके बाद अंत में एक और कर्मचारी होता था सर ए जवाहर। सर ए जहादर। सर ए जहादर क्या करता था, सुल्तान के जो अंग रक्षक होते थे, सुल्तान के जो बॉडीगार्ड होते थे, अंग रक्षक जो होते सुल्तान का ध्यान रखते थे, उन सब का अधिकारी होता था, किसको रखना है किसको नहीं रखना। ये मतलब उस जितने अधिकारी बॉडीगार्ड होते उन बॉडीगार्ड का मालिक कौन होता था, सर ए जहादर। लेकिन उस मालिक पर भी मालिक था कौन, सुल्तान। ठीक है। सल्तनत कालीन प्रशासन में जो था वो सैन्य धर्म के सापेक्ष चलता था। ठीक है ना। मतलब सैन्य जो सेना का धर्म था उसके सापेक्ष चलता था। राजतंत्र भी साथ में चलेगा, धर्म भी साथ में चलेगा, सेना भी साथ में चलेगी। ठीक है ना, उसके हिसाब से चलता था। इसके बाद एक होता था खम्स। खम्स क्या होता था, युद्ध के समय जो जाते थे तो उसमें जो सामान लूट के आते थे, सोना चांदी जो लूट के जो भी मिलता है वो लूट के आते थे, उसको खम्स कहते थे। खम्स का हम पहले देख चुके हैं। किंतु खम्स का काम क्या होता था, खम्स जो है एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था राज्य के द्वारा, जो ये केंद्र जो होता था उसके द्वारा टैक्स लिया जाता था खम्स के रूप में, कि भैया आपको कोई भी कहीं खजाना मिल जाए, कोई भी लूट के सामान लेके आए तो उसके लिए भी अलग से विभाग बना दिया था, खम्स विभाग। वो टैक्स लेने का काम करता था और जो भी राज्य को मिल जाए उसमें ही सारा खम्स जो है जमा होता था। ठीक है ना। तो ये तो पूरी बात हो गई केंद्रीय प्रशासन की। अभी देखते हैं राज्य प्रशासन की। राज्य प्रशासन में एक मुख्य राज्य होता था, उस राज्य के बाद आता था परगना। आज जैसे कि राज्य होता है, फिर जिला होता है, फिर तहसील होती है, फिर गांव होते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है ना। पहले क्या होता था, एक केंद्र होता था, केंद्र में अलग अलग राज्य होते थे और राज्य में एक परगना होता था। परगना क्या होता है, मान लीजिए 20 गांव है तो उन 20 गांवों को मिला के एक परगना बनता था। ठीक है ना। परगना का जो सिस्टम है, भले ही
आज की सरकारी व्यवस्था में न हो, किंतु ऐसे आम भाषा में मतलब आम प्रशासन में जो है परगना चलता है। आम लोगों में परगना जानते हैं कि हाँ ये 20 गांवों का परगना है, ठीक है ना। तो 20, 25, 50 गांवों को मिला के एक बनता था परगना, ठीक है ना। और परगना के नीचे होते थे गांव, ठीक है। तो राज्य का जो शासन कहता, जो राज्य होते थे उनका प्रशासन कैसा होता था, तो जो प्रांतीय शासक होते थे वो केंद्रीय शासक के प्रतिरूप होते थे। जैसे सुल्तान की शक्तियां होती थी वैसी की वैसी राज्य के शासक की भी शक्तियां होती थी। जैसा केंद्र में प्रशासन होता था वैसा का वैसा राज्य में भी प्रशासन होता था, वही मंत्रिपरिषद होता था, वही दरबारी व्यवस्था होती थी, वो का वो सब किसमें होता था, केंद्र में होता था। इसके अलावा जो राज्य के जो प्रांतपति होते थे, मतलब जो राज्य के शासक होते थे, उनको वली या नाजिम नाम से कहा जाता था। जैसे कि केंद्र में जो मुख्य राजा होता था उसको क्या कहते थे, सुल्तान कहते थे। लेकिन राज्य में जो मुख्य राजा होता, जो प्रांतपति होता था, उसको वली या नाजिम कहते थे, ठीक है ना। और जो प्रांतपति होता था इसकी नियुक्ति कौन करता था, सुल्तान के द्वारा इसकी नियुक्ति की मतलब जाती थी कि हाँ सुल्तान कहेगा अच्छा आप इस राज्य के प्रांतपति, आप इस राज्य के नजीम, ठीक है ना। तो सुल्तान या वली नाजिम की नियुक्ति कौन करता था, सुल्तान ही करता था, ठीक है ना। एक होता चिक, चिक जो होते थे वो जिले का राजस्व अधिकारी होता था। जिले जो भी होते थे उन जिलों से पैसा कलेक्ट करने का काम, धन कर टैक्स लेने का काम कौन करता था, सिख करता था, ठीक है ना। सिख कौन होते थे, जिले का राजस्व अधिकारी होता था, ठीक है ना। देखिए जो सल्तनत काल है वो सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 तक चला। तो सल्तनत काल में बहुत सारे वंश आए, बहुत सारे वंश गए, और उन वंशों में बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजा गए, बहुत सारे सुल्तान आए, बहुत सारे सुल्तान गए, ठीक है ना। तो उन सुल्तानों में कोई बहादुर या कोई पराक्रमी सुल्तान हो गया तो उसके शासनकाल में जो राज्य की सीमाएं होती थी वो अत्यधिक बढ़ गई। कोई कमजोर सुल्तान आ गया, कोई अयोग्य सुल्तान आ गया, तो उसके शासनकाल में जो सीमाएं थी, जो राज्य की सीमाएं थी, वो राज्य की सीमाएं कम हो गई। आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, हार गई, उसमें सीमाएं ऑटोमेटिकली कम हो गई। कोई अच्छा सुल्तान आया, युद्ध किया, जीत गया, दूसरे राज्यों को अपने में मिला लिया, तो सीमाएं क्या हो गई, बढ़ गई। तो अलग अलग राजा के शासनकाल में, अलग अलग सुल्तान के शासनकाल में राज्य की सीमाएं अलग होती थी, राज्य के प्रांत अलग होते थे। तो ये कहना मुश्किल है कि सल्तनत कालीन प्रशासन में, सल्तनत काल में कितने प्रांत थे, कितने राज्य थे, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा सल्तनत कालीन प्रशासन। इसके संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप अवश्य ही कमेंट कीजिए। बड़ी मेहनत करके ये आपको पढ़ाते, वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक कीजिए, उत्साह बढ़ेगा यार। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, अच्छा लगता है। कुछ पैसा तो आपका जाता है नहीं, सिर्फ बटन ही दबाना है, लाल बटन, उसको ब्लैक करना है, और क्या करना है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो अवश्य पूछिए आप। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।